आज ईस्ट एशिया सम्मेलन में क्या कहेंगे पीएम मोदी? कैप्टन अमरिंदर सिंह आज चंडीगढ़ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी के नाम का करेंगे ऐलान। पेगासस जासूसी केस में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। आज यूपी की सियासत के लिए बड़ा दिन, और नीतीश ने लालू के विसर्जन वाले बयान पर क्या जवाब दिया? देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। आज भारत अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट कर सकता है। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद भारत दुनिया के उन 5 सुपर पावर देशों में शामिल हो जाएगा जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता से लैस है। अग्नि 5 मिसाइल 5800 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। इसकी जद में चीन के करीब सारे शहर और पूरा पाकिस्तान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें ईस्ट एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ईस्ट एशिया सम्मेलन में अमेरिका, रूस और चीन समेत कुल 18 देश सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। कल पीएम मोदी 18वें भारत आसियान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरने के दौरान एक शख्स की बेरहमी से हुई हत्या के बाद उठे विवाद के बाद निहंग सिखों ने आज एक बैठक बुलाई है। बैठक में देश भर की जत्थेबंदियों और किसान यूनियन सहित हर धर्म के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। भारत प्लाजा होटल में होने जा रही इस बैठक में 1000 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन कांग्रेस के अलग होने और नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। इस मौके पर कैप्टन अरूसा आलम बीएसएफ और कृषि कानून जैसे मुद्दों पर बयान दे सकते हैं। उनकी घोषणा से पंजाब कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है। पेगासस जासूसी केस में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले में फैसला सुनाएगी। पेगासस कांड की जांच को लेकर 12 याचिकाएं दायर की गई थी। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर सकती है। उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर आयोजित वंचित, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक महापंचायत में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर सकती है। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी महू पहुंचने का कार्यक्रम है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज रामपुर आ सकती हैं। रामपुर पहुंचकर प्रियंका ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर गांव वालों की समस्याएं सुनेंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके दौरे को देखते हुए तैयारियां कर ली हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रियंका कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लालू यादव आज बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। लालू तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव करीब 3 साल बाद पटना पहुंचे हैं। दोनों क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। लालू के विसर्जन वाले बयान पर नीतीश ने पलटवार करते हुए कहा है कि लालू चाहें तो गोली मरवा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले लालू ने कहा था कि 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार कर एनडीए और नीतीश का विसर्जन कर देंगे। छोड़िए न कर गोलियां मरवाते सबसे अच्छा यही होगा। आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज दोबारा दोपहर 2:30 बजे से होगी सुनवाई। कल सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील ने क्या दलीलें पेश की, समीर वानखेड़े की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने क्या कहा और एनसीबी आज मामले से जुड़े किन लोगों से करेगी पूछताछ। आर्यन की जमानत और मामले पर हो रही सियासत से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वानखेड़े वर्सेस आर्यन। बॉम्बे हाईकोर्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए आज दोपहर 2:30 बजे का समय दिया है। मंगलवार को कोर्ट में आर्यन खान की ओर से उनके वकील मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा कि आर्यन की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में आर्यन की गिरफ्तारी को अवैध बताया। उन्होंने व्हाट्सएप चैट का जिक्र करते हुए कहा कि वे पुराने चैट से उनका क्रूज केस से कोई लेना देना नहीं है। रोहतगी के मुताबिक ना तो आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद हुआ और न ही उन्होंने उस दिन उसका सेवन किया था। फिर उन्हें 23 दिनों से जेल में बंद क्यों कर रखा है। एनसीबी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत का विरोध किया। कल एनसीबी की ओर से कोर्ट में दलील रखी गई थी कि आर्यन खान जांच को प्रभावित कर सकता है और देश छोड़कर भी भाग सकता है। इसके अलावा एनसीबी ने कहा कि आर्यन खान का अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कनेक्शन भी है, इसके लिए उसे बेल नहीं दी जानी चाहिए। समीर वानखेड़े के पीछा करने की शिकायत को लेकर मुंबई पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि उनकी जासूसी की शिकायत में कोई सच्चाई नहीं है। ओशिवारा पुलिस के 2 पुलिसकर्मी गाड़ी चोरी के एक मामले में ओशिवारा कब्रिस्तान में सीसीटीवी फुटेज लेने गए थे, न कि वानखेड़े का पीछा करने। क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े दिल्ली हेडक्वार्टर से पूछताछ के बाद मुंबई पहुंच गए हैं। उगाही के आरोप के मामले में आज एनसीबी की विजिलेंस टीम उनसे पूछताछ करेगी।
इंटरनल जांच के लिए एक टीम आज मुंबई पहुंच रही है। टीम में सभी अधिकारी एनसीबी की विजिलेंस विंग के हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने जवाब दिया है और कहा है कि समीर की ईमानदारी से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। 15 साल की सर्विस में उन पर पहली बार ऐसे आरोप लगे हैं। नवाब मलिक के खत के जरिए वानखेड़े पर उगाई का धंधा चलाने का आरोप लगाया गया था। आरन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने वाले एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े बचाव में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि महाराष्ट्र में ईमानदार अधिकारियों को काम करना मुश्किल है। दाऊद इब्राहिम भारत में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्रियों पर उसका प्रभाव साफ दिख रहा है। प्रभाकर सैल के आरोपों को केपी गोसावी ने बेबुनियाद करार दिया है। गोसावी के मुताबिक प्रभाकर किसी के कहने पर या पैसे के लालच में गलत बयानी कर रहा है। दूसरी ओर प्रभाकर ने मीडिया के सामने आकर दावा किया है कि उसने सिर्फ और सिर्फ सच बताया है। गोसावी वैसे तो अंडरग्राउंड है, लेकिन फोन पर मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है। क्रूज शिप से ड्रग्स केस में गोसावी के बॉडीगार्ड और गवाह प्रभाकर सैल को भी एनसीबी ने आज पूछताछ के लिए तलब दिया है। प्रभाकर की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने उसे समन भेजकर तलब किया और उसका स्टेटमेंट इन कैमरा रिकॉर्ड किया। प्रभाकर ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रभाकर ने ही आरोप लगाया था कि आरन खान को छोड़ने के एवज में 25 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का नया प्रोपेगेंडा क्या है? पाकिस्तान ने सभी देशों में अपने दूतावासों को कश्मीर पर क्या फरमान जारी किया और इराक पर किसने किया हवाई हमला? आतंक के खिलाफ लड़ाई से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 आतंक से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती से बौखलाए आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं, लेकिन आतंकियों की एक और ऐसी कोशिश नाकाम हो गई है। अनंतनाग के फतेहपुरा में सुरक्षा बलों के बम निरोध दस्ते ने आतंकियों के लगाए आईईडी को निष्क्रिय कर दिया। सुरक्षा बलों की सतर्कता ने बड़े हादसे को टाल दिया। पाकिस्तान अब एक और प्रोपेगेंडा के जरिए कश्मीर पर भारत को बदनाम करने की नई चाल चल रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में अपने दूतावासों को काम पर लगा दिया है और भारतीय दूतावास के बाहर कश्मीर को लेकर विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान ने सभी देशों में अपने दूतावासों को भारत के खिलाफ सेमिनार करने का भी फरमान जारी किया है। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के नापाक इरादों से दुनिया वाकिफ है। पाकिस्तान हर साल 27 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाता है। उसने अपने सभी दूतावासों को संदेश भेजकर आज के प्लान की लिस्ट भेजी है। साथ ही इसके लिए खास फंड भी जारी किया है। पाकिस्तान ने अपने दूतावासों को इस प्रोपेगेंडे को सफल बनाने और मीडिया कवरेज के लिए योजना बनाने को कहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के जंगलों में पिछले 17 दिनों से आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर जारी है। घने जंगलों में छिपे आतंकियों को पाकिस्तान सेना के रिटायर्ड जवान गाइड कर रहे हैं। आतंकियों के पास भारी हथियार और गोला बारूद होने की संभावना है। सुरक्षा बल फाइनल स्ट्राइक को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहते। हालांकि आतंकी पूरी तरह से घिर चुके हैं और उनका बचना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में कल आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड से अटैक किया। हालांकि आतंकियों का निशाना चूक गया। बांदीपोरा के संबल इलाके में आतंकियों के इस ग्रेनेड अटैक के बाद जोरदार धमाका हुआ। इस हमले में 6 स्थानीय नागरिक बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने टेरर मॉड्यूल हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को 12 साल और 2 को 10-10 साल की सजा सुनाई है। इन सभी को भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने के मामले में दोषी ठहराया गया था। 2011 के इस मामले में एक गैर सरकारी संगठन की आड़ में आतंकी संगठन जकार्त पाकिस्तान समेत पड़ोसी देशों में पैसे ले रहा था। तालिबान राज में अफगानिस्तान की महिलाएं एक बार फिर काबुल की सड़कों पर उतरी हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा है कि दुनिया हमें चुप मरते देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की चुप्पी को लेकर महिलाओं में नाराजगी है। तालिबान राज में महिलाएं काम पर नहीं लौट पाई हैं। ज्यादातर लड़कियों के हाई स्कूल जाने पर रोक है। इस बीच काबुल में भूख की वजह से एक ही परिवार के 8 बच्चों की मौत हो गई। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक राज में आए दिन बर्बरता की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में मामूली कासुनी पर एक शख्स को तालिबानियों ने गोली से भून दिया। दिन दहाड़े बीच सड़क पर तालिबान की इस बर्बरता ने एक बार फिर दुनिया के सामने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है। इराक और अल रशाद के एक गांव पर हुए हवाई हमले में 11 लोग मारे गए, जबकि 13 से ज्यादा घायल हो गए हैं। इराक ने इस हमले के लिए आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि जहां पर हमला किया गया था वहां के स्थानीयों ने कहा है कि गांव में आग लगने से लोगों की मौत हुई है। इस इलाके में इराक की सुरक्षा सेवा से जुड़े लोग भी रहते हैं। इमरान खान को सेना के सामने झुकना पड़ा है। क्या पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का भी सेना तख्ता पलट कर सकती है? चीन के राष्ट्रपति ने क्यों महाविनाशक हथियार बनाने के लिए अपनी सेना को सुनाया फरमान? और अरुणाचल से लगे एलएसी पर चीन की चाल का जवाब देने के लिए भारतीय सेना की क्या है तैयारी? पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन का।
इमरान खान को सेना के आगे आखिरकार झुकना ही पड़ा। सेना प्रमुख बाजवा की पसंद जनरल नदीम अंजुम को आईएसआई के नए चीफ बनाने की फाइल पर इमरान को दस्तखत करने ही पड़े। आईएसआई प्रमुख की नियुक्ति को लेकर सेना और सरकार के बीच 20 दिनों से तनातनी चल रही थी। नदीम अंजुम से पहले इमरान के काफी करीबी फैज हमीद आईएसआई के प्रमुख थे। क्या पाकिस्तान में पीएम इमरान खान का भी सेना तख्तापलट कर सकती है? आईएसआई के नए प्रमुख की नियुक्ति को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में इन दिनों इमरान और सेना प्रमुख जनरल बाजवा के बीच तल्खी की खबरें सुर्खियों में हैं। इमरान ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि विपक्ष उन्हें सत्ता से हटाने के लिए सारे तिकड़म रच रहा है। इसके लिए विपक्ष सेना को भी ब्लैकमेल कर रहा है। पाकिस्तान के चक्कर में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आए तुर्की ने पाकिस्तान से दूरी बनानी शुरू कर दी है। तुर्की ने अब कश्मीर पर अपना रुख नरम कर लिया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने बीते दिनों इमरान खान की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में कश्मीर का जिक्र भी नहीं किया। तुर्की ने हाल ही में कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन पर शोक संदेश भी नहीं भेजा था। चीन से लगी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर ड्रैगन के बॉर्डर डिफेंस विलेज के जवाब में भारतीय सेना भी मॉडर्न विलेज बनाने के काम में जुट गई है। एलएसी पर सेना अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलकर तीनों गांवों को मॉडर्न विलेज में तब्दील करेगी, जिससे चीन की हर चाल का मजबूती से जवाब दिया जा सकेगा। चीन पहले ही एलएसी पर कई ऐसे गांव बसा चुका है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को और मजबूत करने के लिए भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को भी तोड़ने की साजिश में जुटा है। सामरिक और व्यापारिक नजरिए से इस अहम इलाके पर चीन की बहुत पहले से बुरी नजर है। चीन इसी चाल को लेकर 2017 में डोकलाम में भारतीय जवानों से भिड़ा था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर उत्तर पूर्व को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। एलएसी विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव से अमेरिका भी चिंतित और अलर्ट है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि चीन पड़ोसियों को धमका रहा है। पेंटागन के प्रेस सचिव ने कहा है कि शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हों। हालांकि अमेरिका ने इसके साथ कहा है कि ये भारत पर छोड़ देना चाहिए कि वो चीन के साथ तनाव से कैसे निपटे। अपनी विस्तारवादी नीति को और बढ़ाने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना पीएलए को अपने सैन्य उपकरणों और हथियारों को अपग्रेड करने का आह्वान किया। जिनपिंग ने सेना के लिए महाविनाशक हथियार बनाने को फरमान जारी किया है। चीन के इस खतरनाक इरादे से उसके पड़ोसियों के साथ साथ अमेरिका और दुनिया के दूसरे शक्तिशाली देशों के साथ भी तनाव बढ़ सकता है। हांगकांग में लोकतंत्र का गला दबाकर अपनी मनमानी करने वाला चीन अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ क्रूरता कर रहा है। हांगकांग में आजादी के समर्थन में नारे लगाने को लेकर एक शख्स को चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दोषी ठहराया गया। जिस शख्स को दोषी ठहराया गया उसे कानून के तहत 7 साल की सजा हो सकती है। सजा का ऐलान 11 नवंबर को किया जाएगा। पाकिस्तान में चीन अपने भारी निवेश को लेकर थोड़ा भी नुकसान उठाना नहीं चाहता। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान के दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी साइट पर जुलाई में आतंकी हमले में चीनी इंजीनियर समेत उसके 13 नागरिक मारे गए थे। इसके बाद चीन ने पाकिस्तान को सख्त कार्रवाई की धमकी भी दी थी। अब पाकिस्तान की सेना की सुरक्षा मिलने के बाद चीन ने काम करना शुरू कर दिया है। कहां हुआ पटाखों की दुकान में भयानक विस्फोट? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक। डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन की मंजूरी फिर से टाली और कहां से सामने आई गंदे पानी से सब्जी साफ करने की तस्वीरें। राज्यों की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 प्रदेश विशेष। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले के शंकरपुरम कस्बे में एक पटाखा दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से हुए हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। आग की लपटें बहुत ऊंची उठी और काफी दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई गई। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख और घायलों को 1 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। पीएम मोदी की 2013 की हुंकार रैली के दौरान हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में आज 8 साल बाद फैसला आएगा। एनआईए कोर्ट के फैसले पर आज देश की नजरें टिकी हैं। फिलहाल सभी आरोपियों को पटना के बेऊर जेल में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। सीरियल ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में राज्यों में वैक्सीनेशन अभियान तेज करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लेकर भी चर्चा करेंगे। दिल्ली में छठ के सार्वजनिक आयोजन और 8वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने को लेकर फैसला लेने के लिए आज डीडीएमए की बैठक है। बैठक में एलजी, सीएम केजरीवाल समेत विशेषज्ञ शामिल होंगे। बैठक में कोविड के मौजूदा हालात के अलावा त्योहारों पर कोविड संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों, टीकाकरण अभियान पर भी चर्चा होगी। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता को लेकर दिल्ली सरकार आज राज्य में पटाखे नहीं दिया जलाओ अभियान शुरू करेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और पटाखों की खरीद बिक्री की निगरानी के लिए जिला स्तर पर 157 सदस्यों वाली 15 टीम बनाई जाएगी।
उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कुर्क कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की कार्रवाई की गई। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत करीब 2 करोड़ 84 लाख बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पार्टी में नशे के बाद सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि नशे में धुत 2 लड़कियों ने एक युवती की बुरी तरह पिटाई कर दी। मारपीट में एक युवक भी शामिल बताया जा रहा है। आशियाना पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक सब्जी वाले का गंदे पानी में सब्जी धोने का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वीडियो में दिख रहा है कि वीडियो बनाने वाला शख्स उसे गंदे पानी से सब्जियां धोने से मना करता है, लेकिन सब्जी वाला उसे अनसुना कर गंदे पानी से सब्जियां धोता रहता है। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज करके मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के पुणे में एक कुएं में गिरे तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। जानवरों से जुड़ी एक संस्था ने वन विभाग की टीम के साथ मिलकर तेंदुए को बचाया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुआ रेस्क्यू टीम पर दहाड़ता सुना गया। तेंदुए को टीम ने एक बड़े पिंजरे में डालकर मेडिकल जांच के लिए भेजा। T20 वर्ल्ड कप में भारत को हराने के बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है। न्यूजीलैंड की हार से भारत ने भी थोड़ी राहत की सांस ली है। भारत को अगले मुकाबले में न्यूजीलैंड से ही भिड़ना है। अगर भारत न्यूजीलैंड को हरा देता है तो वो सेमीफाइनल में रेस में बना रह सकता है। इसके साथ देखेंगे कि आज किस किस टीमों के बीच होना है मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 T20 वर्ल्ड कप में। T20 वर्ल्ड कप में कल खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 135 रन का लक्ष्य दिया था। पाकिस्तान ने 19वें ओवर में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। पाकिस्तान की ओर से कप्तान बाबर आजम ने 9 और मोहम्मद रिजवान ने 33 रन बनाए। टीम इंडिया को हराने के बाद पाकिस्तान की लगातार दूसरी जीत है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में एक वक्त पाकिस्तान के 5 विकेट 15वें ओवर तक 87 रन पर गिर चुके थे। आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान को 44 रन की दरकार थी। क्रीज पर शोएब मलिक और आसिफ अली थे। दोनों बल्लेबाज जरूरत के मुताबिक तेजी से रन जोड़ते रहे और टीम को 8 गेंद रहते जीत दिला दी। शोएब ने नाबाद 26 और आसिफ ने नाबाद 27 रन बनाए। भारत के खिलाफ जैसे शाहीन अफरीदी ने पाकिस्तान की जीत की नींव अपने गेंदबाजी के दम पर रखी थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ हारिस रऊफ ने भी वही भूमिका निभाई। रऊफ ने न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाजों का शिकार किया। रऊफ ने पहले ओपनर मार्टिन गुप्टिल को आउट किया, फिर अपने तीसरे ओवर में डेवान कानवे और ग्लेन फिलिप्स को पवेलियन भेज दिया। रऊफ को मैन ऑफ द मैच चुना गया। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 जीत के बाद पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना करीब करीब पक्का हो गया है। भारत और न्यूजीलैंड को हराने के बाद पाकिस्तान को अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया से खेलना है। इसमें से 2 मैच जीतना पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ग्रुप 2 में पाकिस्तान अभी टॉप पर है। पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच गंवाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम किसी भी हाल में अगले मैच में वापसी के लिए जी जान लगा देगी। ऐसे में टीम इंडिया को पूरी तैयारी के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरना होगा। भारत और न्यूजीलैंड को 31 अक्टूबर को भिड़ना है। ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का होगा, क्योंकि जो भी टीम हारेगी उसके लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो सकती है। T20 वर्ल्ड कप में कल खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने मौजूदा चैंपियन वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने दक्षिण अफ्रीका को 144 रन का लक्ष्य दिया था। दक्षिण अफ्रीका की ओर से एडन मार्करम ने नाबाद 51 रन और वान डूसन ने नाबाद 43 रन की पारी खेली। लगातार दूसरी हार के बाद वेस्टइंडीज सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने की कगार पर पहुंच गया है। T20 वर्ल्ड कप में आज पहला मुकाबला इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच अबू धाबी में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। इंग्लैंड पहला मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत चुका है, जबकि बांग्लादेश को श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड की टीम चाहेगी कि आज का मुकाबला जीतकर वो सेमीफाइनल के लिए अपना दावा और मजबूत करे। वहीं बांग्लादेश के लिए भी ये करो या मरो का मुकाबला होगा। T20 वर्ल्ड कप में आज दूसरा मुकाबला नामीबिया और स्कॉटलैंड के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। स्कॉटलैंड अपना पहला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ हार चुका है, जबकि नामीबिया का यह पहला मुकाबला है। क्वालिफायर राउंड में नामीबिया आयरलैंड और नीदरलैंड जैसी टीम को हराकर सुपर 12 में पहुंचा है। भारत के खिलाफ जीत पर दिए गए विवादित बयान देने वाले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनिस की असलियत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने ही दुनिया के सामने रख दी है। रमीज ने कमेंटेटर हर्षा भोगले के ट्वीट रिप्लाई करते हुए कहा है कि वकार तो अपने ही देश की इज्जत नहीं करते, उनसे इससे अधिक की उम्मीद क्या की जाए। वकार ने कहा था कि रिजवान ने हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ी, वो उनके लिए स्पेशल था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।